स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प कानूनी मामले की पड़ताल कर रहे हैं। कभी सोचा है कि तालाब में मछली पकड़ने जैसा बिल्कुल सामान्य से काम भी कानूनी और वित्तीय पचड़ों में फंसा सकता है? हाँ बिल्कुल। संतोष जायसवाल बना मध्य प्रदेश राज्य का 1995 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो बिल्कुल यही दिखाता है। हाँ बिल्कुल, ये केस बहुत रोचक है। इसमें जो मुख्य सवाल था वो ये कि मछली पकड़ने का यह अधिकार आखिर है क्या ये सिर्फ एक इजाजत है, एक लाइसेंस, या फिर ये जमीन के इस्तेमाल का अधिकार, मतलब एक तरह का लीज है? और इससे फर्क क्या पड़ता है ना? हाँ वही, सारा खेल स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता का है। बिल्कुल, ये मामला दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की लगने वाली चीजें भी कानून की नजर में काफी अलग मायने रख सकती है। अदालत को ये तय करना था कि क्या मछली पकड़ने का अधिकार अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और अगर है तो फिर क्यों? हाँ, तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं। जी। तो अदालत ने इसे कैसे देखा? क्या ये सिर्फ एक अनुमति थी जैसा कई लोग सोच सकते हैं, या कुछ और? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अदालत ने इसे प्रॉफिट अप्रेंड्रे के तौर पर देखा। प्रॉफिट अप्रेंड्रे, ये क्या होता है? इसका मतलब है किसी और की जमीन से कुछ लेने या उसका लाभ उठाने का अधिकार, जैसे यहाँ तालाब से मछली लेना। फिर अदालत ने मध्य प्रदेश जनरल क्लॉज एक्ट का हवाला दिया, जिसके तहत अचल संपत्ति में न सिर्फ जमीन बल्कि जमीन से उत्पन्न होने वाले लाभ भी शामिल है। अच्छा, तो क्योंकि मछली तालाब से आती है और तालाब जमीन से जुड़ा है, तो मछली पकड़ने का अधिकार जमीन से उत्पन्न होने वाला लाभ बन गया? एकदम सही, अदालत ने यही तर्क दिया, और जैसे ही ये जमीन से उत्पन्न होने वाला लाभ साबित हुआ, इसे कानूनन अचल संपत्ति का दर्जा मिल गया। अरे वाह! भले ही वो सिर्फ मछली पकड़ने का अधिकार हो। ये तो सोचने वाली बात है। अगर ये अचल संपत्ति है तो इसका सीधा असर सरकारी शुल्कों पर पड़ा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। यहीं स्टैम्प ड्यूटी का सवाल आता है फिर। जी। भारतीय स्टैम्प अधिनियम करता है कि अचल संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए। चूंकि मछली पकड़ने का अधिकार अचल संपत्ति माना गया, तो इसे देने वाला जो दस्तावेज था, हाँ, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया जिस पर स्टैम्प शुल्क देना अनिवार्य हो गया। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी तो समझ आ गई, वो तो लगेगी क्योंकि ये अचल संपत्ति हो गई। लेकिन क्या ऐसे अधिकार को सरकारी दफ्तर में दर्ज कराना, मतलब रजिस्टर कराना भी हमेशा जरूरी है? ये निर्भर करता है। किस पर? अधिकार की अवधि पर, मतलब कितने समय के लिए वो अधिकार दिया गया है। पंजीकरण अधिनियम 1908 का सेक्शन 17 है। हाँ, वो कहता है कि अगर अचल संपत्ति से जुड़ा कोई अधिकार या पट्टा 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अच्छा, 1 साल से ज्यादा? हाँ, अगर अवधि 1 साल या उससे कम है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। दिलचस्प। मैंने ये भी पढ़ा था कि निचली अदालतों ने इसे पहले लाइसेंस ही माना था। जी हाँ, शुरू में ऐसा ही देखा गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अचल संपत्ति से जुड़ा लाभ माना, तो क्या लाइसेंस और लीज के फर्क से ज्यादा अंतर पड़ा? देखिए, स्टाम्प ड्यूटी के लिहाज से इस मामले में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रॉफिट अप्रेंड्रे होने के नाते ये वैसे भी भूमि से उत्पन्न लाभ था और स्टाम्प योग्य था ही। अच्छा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए फर्क बहुत बड़ा था। यहीं पर वो अवधि वाली बात महत्वपूर्ण हो गई। तो मतलब संतोष जायसवाल के मामले में जहां अधिकार सिर्फ 9 महीने का था, हाँ, वहां रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था, पर स्टाम्प ड्यूटी फिर भी देनी पड़ी। जी हाँ बिल्कुल, स्टाम्प ड्यूटी तो देनी ही थी। जबकि एक दूसरा मामला था सुरेंद्र शुक्ला वाला केस। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसमें अधिकार 1 साल से ज्यादा का था, तो वहां स्टाम्प ड्यूटी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य था, और बिना रजिस्ट्रेशन के वो दस्तावेज कानूनी तौर पर अधूरा माना जाता, मतलब मान्य नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार यही है कि जमीन से मिलने वाले फायदे, चाहे वो मछली पकड़ना ही क्यों न हो, कानून की नजर में अचल संपत्ति माने जा सकते हैं। ये एक लाभ है जो जमीन से उत्पन्न हो रहा है, और इसी वर्गीकरण से तय होता है कि स्टैम्प ड्यूटी लगेगी या नहीं। हाँ, और रजिस्ट्रेशन कराना होगा या नहीं, जो कि जैसा हमने कहा अधिकार की अवधि पर निर्भर करेगा। ये वाकई महत्वपूर्ण है। कैसे जमीन से जुड़े लाभों का ये कानूनी वर्गीकरण हमारी वित्तीय जिम्मेदारियों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, जमीन से जुड़े और कौन कौन से अधिकार या लाभ हो सकते हैं जिन्हें हम शायद मामूली समझते हों, पर कानून उन्हें अचल संपत्ति मान सकता हो, और उनके अपने कानूनी और वित्तीय पहलू हों जिनके बारे में हमने सोचा भी न हो। सही बात है। इस पर गौर करना वाकई रोचक होगा।